हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने बहुत सारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कर ली और उससे रिलेटेड वर्क डन एंड ऑल्सो वी हैव डिराइव्ड द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एज वेल एज कांस्टेंट वॉल्यूम। उसका हमने रिलेशन भी डिराइव कर दिया एंड वी नो दैट सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर एंड Cp upon Cv is equal to gamma, and also we have discussed about the value of gamma for the different type of gas, means monomolecular gas, otherwise diatomic, monoatomic, diatomic gas के लिए, है ना। तो वो सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया। चलो आज हमें कुछ अलग डिस्कस करना है एज ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। कई लोग इसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं, द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, अदरवाइज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। नाम से कोई मतलब नहीं है। अब अगर हम सोचें कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, तो सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं द प्रोसेस इज डन विथ वेरी स्लो प्रोसेसेस, मतलब जो भी प्रोसेस इज much slow, it's called quasi-static process। तो स्लो प्रोसेस में हमें एज ए इक्विलिब्रियम मिलता है और ईच एंड एवरी टाइम इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड quasi-static process। The basic thing, there are two basic things for the quasi-static process. One, it is very slow. Second, equilibrium should be maintained for each and every stage, each and every time। चलो उसके लिए प्रोसेस सोचते हैं कि सपोज दिस वन इज एनी सिस्टम एंड सपोज सिस्टम possess the piston and piston can be moved up and down frictionlessly। जो भी एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी फ्रॉम बॉटम, दिस थ्री साइड्स आर एडियाबैटिक, ओनली द बॉटम इज कंडक्टिंग, डाइथर्मल। ओके, चलो अब इसका यहाँ पर अभी वॉल्यूम V और प्रेशर P और टेम्परेचर T। चलो इसको सडनली ऊपर ले जाओ ऐसे और इसको ऐसी पोजीशन पे रख दो कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाए, डबल। और ये प्रोसेस कैसे करनी है, तो कि सडनली द पुश द पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड मेक इट्स वॉल्यूम डबल। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर तो हाफ हो जाएगा कहां पर, देन प्रेशर रिड्यूस टू हाफ। जस्ट थिंक अबाउट द टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या, तब यहां पर जैसे ये ऊपर जाएगा और वॉल्यूम डबल हुआ, प्रेशर हाफ हो जाएगा, तब यहां पर टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। और अब क्या होगा कि यहां पर जैसे ये डाइथर्मिक है, तब ये जो भी सिस्टम है वो एनवायरनमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और तब जाकर यहां पर टेम्परेचर हमें इक्वल मिलेगा, टेम्परेचर सेम होगा ऐसा। तो ये इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अब जो भी प्रोसेस होगी कि बाय डबल द वॉल्यूम इट्स प्रेशर रिड्यूस टू हाफ, और तब यहाँ पर हमें एक ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेज मिलेगा, मतलब पहले इन इक्विलिब्रियम आएगा एंड आफ्टर सम टाइम द सिस्टम reach up to the equilibrium stage, equilibrium point पर। फिर अब ऐसा करो कि इसको वापस नीचे ले आओ, डिक्रीज द वॉल्यूम। जब डिक्रीज करोगे तब अगेन वॉल्यूम V, प्रेशर P हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तुम डिक्रीज करोगे हाफ, तो अगेन प्रेशर उसका डबल हो जाएगा, मतलब इनिशियल। तब अगेन थोड़ा बहुत स्टेज पर ऐसे हमें इन इक्विलिब्रियम मिलेगा, मतलब टेम्परेचर में
चेंज होगा, तब ये जो सिस्टम है वो एनर्जी रिलीज करेगी इन द एनवायरनमेंट एंड इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। ओके, तब यहां पर जो भी इनइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ एंड टू अटेन इक्विलिब्रियम स्टेज सम टाइम इज रिक्वायर्ड, बट यही प्रोसेस को अगर हम स्लो कर दें, मतलब slowly we push the piston in upward direction, then धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा एंड ईच एंड एवरी स्टेज उसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि इन ईच एंड एवरी स्टेज इट्स एब्जॉर्ब सम एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। इक्विलिब्रियम ईच एंड एवरी स्टेज पर मेंटेन रहेगा। फिर अब इसका तुम धीरे धीरे वॉल्यूम डिक्रीज करो, पिस्टन को डाउनवर्ड पुश करो ऐसे, तो धीरे धीरे वॉल्यूम डिक्रीज करो तो एनर्जी थोड़ी ईच एंड एवरी स्टेज पर रिलीज होगी एंड ईच एंड एवरी स्टेज ड्यूरिंग द एक्सपांशन और एज ए कंप्रेशन द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी स्लो प्रोसेस अगर हम करें, in the slow process each and every time the equilibrium is maintained, it's called quasi static process। आया समझ में? तो ये quasi static process मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसे slow process होगी and each and every stage equilibrium should be maintained। इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तब इसको हम बोल सकते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। चलो अब यहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमें करना है हीट इंजन। हीट इंजन हमें करना है। Okay, about heat engine, then which type of engine is called heat engine means we have to give the definition of heat engine, then we can say the system which convert heat energy into the work done, it's called heat engine। मतलब जो भी हीट एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट कर दे, वर्क डन। The system which convert heat energy into the work done, it's called heat engine। अब यहां पर हम एज ए सिंपल अगर हम हीट इंजन ड्रॉ कर दें कि चलो ये कोई भी एक सिंपल हीट इंजन है, ये कोई भी एक पिस्टन और उसको हम एज ए वर्क डन मतलब इसको एक कोई भी एक व्हील के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो एक सिंपल ये हीट इंजन और इसके जो भी थ्री साइड्स हैं दिस आर एडिएबेटिक एंड ओनली द बॉटम इज कंडक्टिंग, दैट मीन्स व्हाटएवर द हीट सोर्स केप्ट एट बॉटम, जिसको हम बोल सकते हैं हीट सोर्स, और जो भी यहां पर हमारा गैस हमें भर रखा है उसका नाम हमें देना है वर्किंग सब्सटेंस। और ये बोलेंगे पिस्टन, और ये जो व्हील है वो ऐसे रोटेट भी करेगा और यहाँ पर जो भी हम ऐसे हम हीट सप्लाई करें से ऐसे Q1 amount of heat is supplied to the working substance, then this working substance अंदर internal energy increase होगी and it's applied the force on the piston, means pressure is exerted on the piston move upward direction। जैसे अपवर्ड डायरेक्शन होगा क्या होगा, यहां से ये व्हील जो है वो ऐसे हाफ रोटेशन करेगा एंड अगेन व्हेनेवर पिस्टन कम बैक टू इट्स
इनिशियल पोजीशन, इट्स कंप्लीट इट्स वन रोटेशन। अगर इसको हम पूरा ऐसे अप एंड डाउन उसको रिपीटेड मोशन करते रहे, then whatever the heat energy supplied to the working substance is converted into work done. It is called heat engine. The system convert heat energy into the work done. अब यहाँ पर ये जो व्हील है वो रोटेट करेगा, तो इसके साथ जो भी हमें वर्किंग करना है वो हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब जो भी हीट इंजन है, there are two types of heat engine based on the combustion, that external combustion and internal combustion. तो एक्सटर्नल कंबशन का मतलब क्या? तो कि हीट जो है वो कहीं और सप्लाई कर रहा है और वर्क डन कहीं और हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंबशन एंड दैट इज कॉल्ड स्टीम इंजन। स्टीम इंजन इज इन द कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल कंबशन। देन इंटरनल कंबशन मतलब जो भी हमारा इंजन है, दैट इज कॉल्ड पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, दिस ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ इंटरनल कंबशन, क्योंकि अंदर ही पूरा ऐसे बर्न हो रहा है फ्यूल और वहीं से पिस्टन वर्क कर रहा है और वहीं से हमारे जो भी व्हीकल्स है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो भी हीट इंजन बनाना है वो पूरा ऐसे हमें सबसे पहले व्हीकल के जो भी इंजन है उसके लिए सोचना है। तब ऐसे दोनों हैं, स्टीम इंजन मतलब एक्सटर्नल कंबशन एंड पेट्रोल या डीजल इंजन that is in the category of internal combustion। तो ये एक सिंपल हमारा हीट इंजन। अब वही हीट इंजन के लिए हमें करना है उसकी एफिशिएंसी की इक्वेशन। एफिशिएंसी को हम डिनोट करेंगे ईटा से, इट इज कॉल्ड ईटा एफिशिएंसी। तो अब जैसे हमने बोला कि whenever the Q1 amount of heat supplied to the working substance, the internal energy increases, they apply the pressure on the piston and piston push up। जैसे अपवर्ड होगा तब व्हील जो है वो उसका हाफ रोटेशन होगा। अब जैसे हाफ रोटेशन, अब यहाँ पर एक ऐसी भी सिस्टम होती है कि यहाँ से एनर्जी हम रिलीज करें, तो जहां पर एनर्जी हम रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं हीट सिंक। देन Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, मतलब जैसे पिस्टन यहां से ऊपर आएगा, जैसे यहां तक आएगा, द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, देन प्रेशर डिक्रीजेस। जैसे ऊपर आएगा उसका हाफ रोटेशन तो होगा ही। अब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई ड्यू टू द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, जिसको बोलेंगे हीट सिंक। हीट सिंक मींस एनर्जी रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। तब प्रेशर डिक्रीज हो गया, अगेन जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड, जैसे डाउनवर्ड आएगा उसका एक रोटेशन कंप्लीट होगा। अगेन यहाँ पर हीट सप्लाई तो कर ही रहे हैं, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, अगेन इस उस अपवर्ड डायरेक्शन, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो ऐसे पिस्टन अप एंड डाउन मोशन करता रहेगा और जो भी एनर्जी है उसका हमें वर्क में कन्वर्जन मिलेगा। ओके, तो इसी को अब इसकी एफिशिएंसी के लिए हम कुछ ऐसा ड्रॉ कर दें सिंपल टर्म्स में कि सपोज ये हमारा जो भी हीट इंजन है उसका कुछ सिंपल अगेन कंस्ट्रक्शन, सपोज इसको हम एज ए हॉट रिजर्वायर बोलेंगे और Q1 amount of energy is supplied to the working substance। अब ये जो है इसकी एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होगी। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इनटू द सिंक, मतलब ये Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और ये हॉट है, हायर टेम्परेचर पर है, तो ये होगा कोल्ड मतलब लो टेम्परेचर पर, और बाकी की जो एनर्जी है वो एज ए वर्क कन्वर्ट होगी। यहाँ पर हो गया हमारा वर्किंग सब्सटेंस। एक सिंपल वे है इसको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई टू द वर्किंग सब्सटेंस, दैट वर्किंग सब्सटेंस डिवाइड एब्सॉर्ब एनर्जी इनटू टू पार्ट्स।
some amount of energy is used in work and rest of that energy released into the sink. तो यहाँ पर बोलेंगे सोर्स और ये होगा हीट सिंक। तब अगर हम एरो के ऊपर जाए तो ये दोनों एरो ऐसे बाहर जाए तो ये अंदर आ जाए, मतलब ऐसा बोल सकते हैं Q1 is equal to W plus Q2. The given amount of energy is divided two parts. Some amount of energy released into the sink and rest of that converted into work done. That means W क्या होगा? Q1 minus Q2. Okay, अब बोलेंगे एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा? अगर उसकी डेफिनेशन दें तो क्या हो सकती है एफिशिएंसी? इसका बोल सकते हैं हम इट इज अ रेशियो ऑफ वर्क डन टू द सप्लाइड एनर्जी, मतलब हमें कितना वर्क डन मिल रहा है वो और सप्लाइड जो भी एनर्जी कर रहे हो। एफिशिएंसी का मतलब बोलेंगे वर्क डन डिवाइडेड बाय सप्लाइड एनर्जी, मतलब Q1, देन थीटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1। तब यहाँ पर ये क्या है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जस्ट डिवाइड, मतलब अब Q1 डिनोमिनेटर में दोनों को सेपरेट कर दें, मतलब सेपरेटली डिवाइड कर दें इसको, देन इट इज 1 बाय Q2 अपॉन Q1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1। The Q2 again whatever the amount of energy released into the environment sink and Q1 the whatever the energy is supplied। अब कभी भी यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन नेवर बी 100%। एफिशिएंसी हमें कभी भी कोई भी इंजन की 100% नहीं मिलेगी। 100% का मतलब अगर हम ऐसा सोचें कि Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको हम जीरो करें। चलो अब हमारा जो भी इंजन है, सोचो कि जो पेट्रोल या डीजल इंजन है तो अंदर तो कंबशन हो रहा है, उसके बाद जो साइलेंसर होता है तो साइलेंसर में से एनर्जी निकलती है ना बाहर। साइलेंसर में देखो ऐसे उसको ऐसे टच करके देखोगे तो गर्म लगेगा, उसके ऐसे वहां पर थोड़ा बहुत हाथ रखोगे तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि वहां से गर्म एयर निकल रही है, ऐसा गैस निकल रहा है, तो वो कैसा होगा? हॉट होगा ना। तो दैट इज द Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी। Q1 तो अंदर सप्लाई हो रहा है, जो पेट्रोल है वो हमने सप्लाई किया, उसका कंबशन हुआ, हीट एनर्जी वहां पर क्रिएट हुई उसमें से थोड़ी एनर्जी थ्रू साइलेंसर, ये हम सोच लो कि साइलेंसर, थ्रू साइलेंसर निकल गई एनर्जी। अगर वो एनर्जी जीरो हो, मतलब साइलेंसर के थ्रू ऐसे एनर्जी नहीं निकल रही, तब बोलेंगे एफिशिएंसी 100%, क्योंकि Q2 जीरो हो जाएगा तो Q1 अपॉन Q1 दैट इज 1 मतलब 100%। यहाँ का 1 माइनस है इसीलिए 100% नहीं होगा। लेकिन Q2 जो हमने जीरो बोला, अगर साइलेंसर से एनर्जी हम निकाले ही नहीं, Q2 जीरो कर दे तो आइडियली बोलेंगे एफिशिएंसी 100%, बट इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्यों? जैसे तुम इसको यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करो, पिस्टन अपवर्ड जाएगा तो हाफ रोटेशन होगा व्हील का। अब कंप्लीट रोटेशन कब होगा? एक 1 कंप्लीट रोटेशन जब पिस्टन अपनी पोजीशन पर वापस आए तब, और वापस कब आए? जब एनर्जी रिलीज करे तब। अगर हम एनर्जी रिलीज बंद कर दे तो एनर्जी सप्लाई करते रहो, ये तो फिर ऊपर ही रहेगा, सिर्फ अंदर की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, पिस्टन वापस अपनी पोजीशन पर आएगा नहीं, और नहीं आएगा तो अगेन हमें एज ए वर्क डन तो कन्वर्ट होगा नहीं, मतलब Q2 नेवर बी जीरो। अगर ये हम सोचे कि Q2 जीरो तो होगा नहीं, इसीलिए एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं है। अब हमने बोला कि वर्क डन, चलो मैथमेटिकली ऐसा बोले Q1 इनफाइनाइट है ना, Q1 को इनफाइनाइट कर दो, तब जाकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी हमें 100% मिल सकती है।
कि Q2 में से अगर एनर्जी रिलीज ये करना पॉसिबल नहीं है तो इसको तुम एज ए लार्ज कर दो। अगर इसको तुम लार्ज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर लार्ज, इट कैन बी निगलेक्टेड, थीटा इज इक्वल टू 100%। तो ये जो भी लार्ज है, एक्सट्रीमली लार्ज, मतलब यहाँ पर बहुत ही ऐसा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी करो, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी करेंगे ना तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है, इंजन है, वो ब्लास्ट हो जाएगा। कन्वर्ट हीट वर्क में कन्वर्ट होने से पहले तो ब्लास्ट ही हो जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर होगा, जो मटेरियल बना हुआ वो फिर उसकी कैपेसिटी से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो Q1 जो है वो अगर हम इंफिनिटी करेंगे वो भी पॉसिबल नहीं है। ये दो पॉसिबिलिटी है फॉर 100%, लेकिन दोनों पॉसिबल नहीं है। Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ना करें वो भी पॉसिबल नहीं है, एंड Q1 इनफाइनाइट करें वो भी पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन नेवर बी 100%। ओके, और ये एफिशिएंसी की इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है कि ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1। ओके, चलो अब यही हीट इंजन जो हमने बोला यहाँ पर कि जो भी हमने एनर्जी सप्लाई की इसमें से थोड़ा वर्क डन, थोड़ी रिलीज हुई, इसी का अगर हम ऑपोजिट कर दें, मतलब वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर उसकी प्रोसेस ऑपोजिट करें, देन इट इज कॉल्ड हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। मतलब इससे रिलेटेड हमें दो टॉपिक करने हैं, वन एज ए हीट इंजन, अब दूसरा करना है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर को क्या बोलेंगे कि व्हाटएवर द प्रोसेस डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस इन हीट इंजन इज रिवर्स्ड, इट इज कॉल्ड हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। तो चलो अब सोचते हैं हीट पंप के लिए या फिर रेफ्रिजरेटर के लिए। तो रेफ्रिजरेटर का तो हमें पता है कि क्या करता है रेफ्रिजरेटर, जो भी चीज है उसको कूल डाउन करेगा। ओके, तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। तो पहले से स्मॉल स्केल के लिए सोचते हैं रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर करेगा क्या, तो जो भी हमने चीज उसके सिस्टम रेफ्रिजरेटर के अंदर कर दी तो वो क्या करता है, वो एज ए लोअर टेम्परेचर पर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और रिलीज एट हाई टेम्परेचर। हीट इंजन बोलो तो हीट इंजन करता क्या है, it's absorb the energy at high temperature and release at lower temperature into the environment, है ना। हीट इंजन का मेन पार्ट भी ये है, हीट इंजन absorb the energy into या from at high temperature and release at lower temperature। यही हम ऑपोजिट करें, then refrigerator it's absorb the energy at lower temperature and release at high temperature। रेफ्रिजरेटर का उसका जो भी ऐसे पीछे वाला बैक पार्ट इसको देखोगे तो वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है ना। अब सोचो हीट पंप। तो हीट पंप मतलब क्या, वर्किंग यही है, रेफ्रिजरेटर हीट पंप का सेम। जैसे हमारे इंडिया में एनवायरनमेंट हमारा ऐसा है कि हमें ऐसे गर्मियों की सीजन में हमें एसी की रिक्वायरमेंट होती है ना, कि हमारी डिमांड ऐसे एयर कंडीशन की होती है क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज्यादा है। इन आउटर कंट्री जो भी कॉल्ड ऐसे प्लेसेस है वहां पर क्या होगा, कोल्ड कंट्रीज के लिए क्या होगा, तो वहां पर उसको एज ए हीट पंप चाहिए। यहाँ पर हमारे जो भी मॉल्स होते हैं ऐसे बोलते हैं सेंट्रली एसी होते हैं, क्योंकि हमारा कंट्री ऐसे हॉट कंट्री है तो यहाँ पर हमें कोल्डनेस चाहिए। जो कोल्ड कंट्री है वहां पर तो जो भी ऐसे बड़े बड़े मॉल्स जो होते हैं वो ऐसे वहां पर सेंट्रली हीट पंप होता है। मतलब वो क्या करेगा, अंदर जो है वो उस वहां पर हीट मेंटेन करेगा।
तो एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा? बाहर से। हीट एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब करेगा, मतलब कहाँ से? लोअर टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब करेगा और अंदर हाई टेम्परेचर पर वो रिलीज करेगा। रेफ्रिजरेटर, हाँ, अंदर का जो भी हमने पोर्शन रखा हुआ है वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मतलब वो चीज है वो कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी और रिलीज एट हाई टेम्परेचर, बाहर जो है वो रिलीज करेगा। हीट पंप एनवायरनमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और अंदर के सिस्टम में रिलीज करेगा। रेफ्रिजरेटर अंदर से, क्योंकि वो हमारा पोर्शन लिमिटेड है, वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनवायरनमेंट में रिलीज करेगा। है तो ऑपोजिट प्रोसेस, मतलब हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के लिए अगर हम बोल दें, देन द प्रोसेस ऑन द वर्किंग सब्सटेंस इज रिवर्स देन हीट इंजन, इट्स कॉल्ड हीट पंप। इसका मतलब ये जो है वो लोअर टेम्परेचर से एनर्जी रिलीज करेगा और हाई टेम्परेचर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा लोअर और रिलीज कर देगा हायर। ओके, तो अगर हम उसका एक सिंपल डायग्राम कर दें, आगे जो हमने किया था वही कि ये है वर्किंग सब्सटेंस। अब यहां पर ऐसा करते हैं कि जो भी ऐसे यहां पर, चलो हम लोअर टेम्परेचर ही सोचे और यहां पर हाई टेम्परेचर ही सोचे, तो क्या होगा कि लोअर टेम्परेचर पर वो एनर्जी एज ए एब्जॉर्ब करता है। ओके, और हमें वर्क डन करना पड़ेगा ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, तब जाके वो हायर एनर्जी में रिलीज करे। तो अब हमारी हायर एनर्जी Q1 है, तो यहां पर ऐसा सोचो कि Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब एट लोअर टेम्परेचर T2 एंड रिलीज एट हायर टेम्परेचर T1। एनर्जी जो है उसको हम सेम रखते हैं यहां पर, तो लोअर एनर्जी Q2 एब्जॉर्ब हुई, वर्क डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस एंड Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एट हायर टेम्परेचर। इसका मतलब यहां पर अगर हम ऐसा सोचे, एरो के ऊपर जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि W प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1, क्योंकि दोनों मिलकर ही होगा। और वर्क डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस का मतलब कि हमें वहां पर पावर सप्लाई देना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर है तो जो भी अंदर गैस भरा हुआ है उसको हमें एज ए पावर, हमें ऐसे उसको बाहर जो हमारा सप्लाई है वोल्टेज वहां से कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर वो कनेक्शन ही निकाल दे, मतलब ऐसे के स्विच बंद कर दो, रेफ्रिजरेटर के स्विच बंद कर दो, तो क्या होगा? कूलिंग होगा? नहीं होगा। वहां पर हमें सप्लाई देना पड़ेगा। वो सप्लाई मतलब वो हुआ वर्क डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, तब जाके वो ऐसे एनर्जी को रिलीज करेंगे। देन व्हाट वी कैन से W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब यहां पर इसका होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यहां पर एफिशिएंसी नहीं बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड दैट इज अल्फा। तब यहां पर बोलेंगे हम कि जो भी ऐसे एनर्जी हमने सप्लाई की, तो यहां पर जो भी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसकी इक्वेशन क्या होगी? जैसे हमने हीट इंजन में सोचा है, ऐसे उसका ऑपोजिट, मतलब हम बोल सकते हैं Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। वहां पर हमने क्या बोला था कि W बाई Q1, तो यहां पर ऑपोजिट प्रोसेस होगी, तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, या यू कैन से Q2 अपॉन W, व्हाटएवर द एनर्जी एब्सॉर्ब बाय वर्क डन। तो इसके हिसाब से अगर हम सोचें तो अल्फा की जो वैल्यू है वो हमें ग्रेटर देन 1 मिल सकती है, बट नेवर बी इनफाइनाइट। जैसे हम करेंगे कि Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, तब यहां पर हमें इसकी वैल्यू हमें ग्रेटर देन 1 मिल सकती है, बट नेवर बी इनफाइनाइट। ओके,
तो यहाँ पर अगर हम सोच लें तो फॉर हीट पंप रेफ्रिजरेटर के लिए ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी फॉर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये याद रखो, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर अल्फा इज इक्वल टू Q2 अपॉन W। ओके, तो यहाँ पर हमने ये दो कर दिए एज ए हीट इंजन एंड फिर हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, जिसमें पूरी प्रोसेस ऑपोजिट है। ओके, अब यहाँ इसके बाद हमारे जो भी एक हमारा बाकी है कार्नोट इंजन विच इज बेस्ड ऑन द साइक्लिक प्रोसेस। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट में हम वो भी खत्म कर देंगे।